पूछ लिया करे, ये भी इतना। अच्छा जी, अच्छा क्वेश्चन काइंडली आप रिपीट कर देंगे अपना, ताकि वो रिकॉर्ड के ऊपर भी आ जाए क्या क्वेश्चन पूछा गया है। सर क्वेश्चन ये था कि जो हमारे पास ये करंट सोर्स में हमारे पास जो आउटपुट रेजिस्टेंस है वो हाई होती है, और जो हमारे पास करंट सोर्स में सर हमारी इनपुट रेजिस्टेंस हमें लो रखनी पड़ेगी, इसके बारे में एक बता दें। करंट सोर्स में आउटपुट हाई होती है। जी सर। हाई है आउट आर, और तो दूसरा क्या था? इनपुट रेजिस्टेंस के बारे में, करंट सोर्सेज की करंट सोर्स इनपुट। की इनपुट रेजिस्टेंस नहीं होती। ठीक है सर। ठीक है, करंट सोर्स की इनपुट रेजिस्टेंस नहीं होती और आउटपुट हाई होती है। अच्छा, ये मेरे ख्याल में मुझे पता चल गया कहां से आप कंफ्यूज हो रहे हैं। आप कंफ्यूज हो रहे हैं जो पोर्शन आपको बताया था फीडबैक एम्पलीफायर्स का, ऐसे ही है। जी सर। हाँ, अच्छा अब यहाँ पे आप देखें, मैं आपको बताता हूँ कि ना क्यों ये, कहाँ से कंफ्यूजन आ रही है और कैसे आप इसको सही तरह से समझ सकते हैं। ये एक करंट सोर्स है जी, ये करंट सोर्स है और ये आपके पास सर उसकी आउटपुट। जी जी पूछें। आपका ना आवाज नहीं आ रही, आप टाइप कर दें या कुछ और किसी मेथड से कर लें। मैं देख लूं, टाइप तो नहीं किसी ने कुछ किया, नहीं किया। ठीक है, तो वो मैं फिर इस तरह से नहीं। अच्छा, ये आ गया यहाँ पे हमारे पास जो है ये आउटपुट रेजिस्टेंस आ गई, इसको कह लेते हैं आर एस। और आउटपुट रेजिस्टेंस के साथ आपने इधर करके अपना लगाना है लोड, आर एल। तो हमें पता है कि जी ये जो हमारी जो भी ये सोर्स रेजिस्टेंस है करंट सोर्स की, आई एस अगर लगा हुआ है तो उसके जो सोर्स रेजिस्टेंस है आर एस वो ज्यादा होनी चाहिए। वो ज्यादा होगी, आइडियली इन्फिनिट होगी, तो ये करंट का कोई ड्रॉप नहीं आएगा। इधर करंट डिवाइडर लगता होता है, तो करंट डिवाइडर के अंदर जो यहां से फ्लो करने वाला हमारे पास आई एल जो है, या आई आउटपुट कह दें, वो हमारे पास होता है, ये बराबर होता है आर एस। क्योंकि जिसमें से करंट फ्लो कर रहा है ना, करंट डिवाइडर में दूसरा रेजिस्टर पहले लिखते हैं, डिवाइडेड बाय आर एल प्लस आर एस। तो अगर ये आर एस और ये बहुत बड़ी वैल्यूज है इनकी कंपेयर टू दिस, तो ये नेग्लेक्ट हो जाएगा, और टाइम्स ये था आई एस। तो ये आइटम जो है, ये वाला हिस्सा 1 हो जाएगा। तो ये 1 हो गया, तो फिर आउटपुट जो है वो हमारे पास सोर्स करंट के बराबर आ गई। ठीक है, एक्सक्यूज मी सर। जी 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 पूछें। सर वो ना मेरा नेट का इशू बना हुआ है, क्योंकि इधर बिजली नहीं है सर। वो ट्रांसफार्मर ना जल गया था हमारे गांव का, तो मैं ना 3-4 मरतबा डिस्कनेक्ट हुआ हूँ। तो इसका कोई इशू तो नहीं है अटेंडेंस में? रोल नंबर बता दें अपना। सर 5681। हो गई है आपकी, लेकिन है कि ये मैं अभी डाउनलोड इस तरह सर नहीं वो कर रहा, तो ये आप लोग रहें। ठीक है, ये कोई मगर मेरी साइड से भी कोई इशू हुआ ना, तो पॉसिबल है कि ये सारा डाटा उड़ जाए, दोबारा मुझे करना पड़े। तो कोशिश करें आप ना रहने की, जो हो सकता है ना फिर ठीक है, क्योंकि अब मैंने 3-4 चीजों पे मेरा अब इकट्ठे फोकस है। एक तो एक्सप्लेन करने के ऊपर है, तो साथ अब मैं वो सारा मैकेनिज्म नहीं इतना कॉम्प्लेक्स साथ कर पा रहा। तो आप अपने अटेंडेंस वाला आप अपने जिम्मे लें कि आप मौजूद रहें। ठीक है, आज आखिरी दिन है, आज आप कर ओके लें। सर। ठीक है, बाकी अब जो है जिस तरह से भी चल रहे हैं, क्योंकि जो लोग आज नहीं आए ना, बेशक उनकी 75 से ज्यादा नजर आ रही है, अगर नहीं आए तो उनकी जब 2 अटेंडेंसेस नहीं लगनी, उनकी कम हो जानी है फिर। तो ये जहां कुछ को फायदा हो रहा है, नुकसान भी हो सकता है। ओके सर। ठीक है, तो हाँ, ये इसलिए सारों को मैं कह रहा हूँ कि मौजूद रहें। जी सर हमारे पास जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर होता है उसमें सेकंड स्टेज की जो हम आउटपुट लेते हैं वो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लेते हैं। जी हाँ, अगर तो 2 टर्मिनल है ना इनपुट उसकी, तो जी फिर सर। उसकी उन दोनों के दरमियान में डिफरेंशियल लेंगे। अगर उसकी जो है वो सिंगल है तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होगी। सर लेकिन पूरे सर्किट में ग्राउंड में कहीं पे भी देखने को नहीं मिलता।
किधर नहीं मिलता? ऑपरेशनल एम्पलीफायर में। नहीं नहीं, उसकी जो बायसिंग की होती है वो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही होती है ना, लोड रेजिस्टर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही लगा हुआ है। ओके सर। ऑपरेशनल एम्पलीफायर में फर्दर जो है आपने इन्वर्टिंग या नॉन इन्वर्टिंग की अगली साइड पे भी तो ग्राउंड लगा है ना। सर एक और क्वेश्चन है कि अब जब हम इंटरमीडिएट स्टेज जो है उसको इनपुट दे रहे हैं तो सिग्नल पीछे से एम्पलीफाइड है, तो फिर स्मॉल सिग्नल अप्रोक्सीमेशन जो है वो तो वैलिड नहीं रहती। इंटरमीडिएट स्टेज के ऊपर जी सर। नहीं, लेकिन आपने उसको क्योंकि आप बात ये वैसे सही कर रहे हैं। नॉर्मली अगर ये मैं ना अभी ये वाला मैं आंसर कर दूं फिर मैं उस पर आ जाऊं, मैं वो स्लाइड खोलना चाह रहा हूं, तो ये मैं ना क्विक वाला पॉइंट एटलीस्ट बता दूं। ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है, इसका लाजमी मुझे जवाब आपने लेना जरूर है इसका, ठीक है। अभी मैंने क्योंकि ये एक का आंसर नहीं ये पूरा किया था, अभी मैं आगे थोड़ा पार्ट बताने लगा था, बीच में आपने दूसरे क्वेश्चन शुरू कर दिए, ठीक है। मैं ये आंसर कर दूं फिर मैं आता हूं आपकी तरफ, ओके। जी सर। रिस्पॉन्स दे दें, चलो ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैंने बता दिया कि जी हमारे पास सोर्स रेजिस्टेंस जो है ये हमेशा जो है ना करंट सोर्स की हाई होनी चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पे क्या चीज है कि लेकिन जब हम एम्पलीफायर्स के केस में यूज कर रहे हैं, मल्टीपल स्टेजेस एम्पलीफायर्स हैं, या ये लोड रजिस्टर नहीं है, बल्कि एक ऐसा एम्पलीफायर है जो कि करंट को ही आगे एम्पलीफाई कर रहा है, ठीक है। सॉरी, उस केस में क्या होगा, उस केस में ये स्ट्रक्चर बन जाएगा कि जी ये लोड इधर खाली ये एक लोड नहीं इस तरह से लगा, बल्कि ये एक बड़े डब्बे का हिस्सा है जिसमें जनाब ये इसको ना लोड को थोड़ा सा मैं ठीक है ऐसे कर देते हैं, ये मेरे पास आ रहा है जनाब इधर से आई एल इसको कह देते हैं, और आगे यहाँ पे एम्पलीफायर लगा हुआ है, तो ये यहाँ से करंट को एम्पलीफाई कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पर फिर इसके जो है पैरेलल में मॉडल्ड है, और यहाँ पर से आगे आपने जाके जो है ना, अब ये लोड की बजाय इसको चलो लोड 1 कह लें, इसको कह लें आउटपुट रजिस्टर, जहां पे आउटपुट ले रहे हैं आप, और ये आपके पास आरपी दूसरा है। अब ये जो चीज बनाई है ना मैंने, और ये है आपके पास ए आई एल, ये अब बन गया फीडबैक जो है एम्पलीफायर के लिए, जो है स्ट्रेट डायरेक्ट जो आपके पास आ रहा है बगैर किसी फीडबैक के। तो जब ये बगैर किसी फीडबैक के आ रहा है, अब मैं जब ये करंट एम्पलीफायर की बात कर रहा हूं, जो इनपुट और आउटपुट के ऊपर दोनों साइड्स के ऊपर जो है करंट जिसके आ रहा है, तो इस केस के अंदर जब मैं बात कर रहा होता था तो मैं कहता था जी करंट एम्पलीफायर की जो इनपुट है ये अब हाई होनी चाहिए कि लो होनी चाहिए, ये मुझे बताएं आप। कोई स्टूडेंट? सर इनको लो नहीं लो चाहिए। होनी चाहिए, क्यों लो क्यों होनी चाहिए? मुझे फिर पीसी वाले याद आ गए, ये इसी तरह से उनके भी हमसे क्वेश्चन थे। लोड रेजिस्टेंस की आपने कहा कि जी ये लो होनी चाहिए, पर लो क्यों होनी चाहिए? अच्छा, ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही एक्सप्लेन किया था, वो आपको पूरा एक इक्वेशन लिखी थी इससे रिलेटेड। आप लोग कह रहे थे अभी आपकी बेहतर तैयारी है। चलें, ये लो इसलिए होनी चाहिए कि जब आपके पास ये लगता है आई एल इज इक्वल टू आर एस ओवर एस प्लस आर एल, तो ये आर एस की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए ताकि उसके करीब है, और ये आर एल की वैल्यू जितनी कम होगी ना तो ये दोनों काम हो जाएंगे, तो और भी बेहतर हो जाएगा कि आई एल इज इक्वल टू आई एस, ठीक है। अब काइंडली कोई रिस्पॉन्ड करे, समझ आइए ये। ठीक है। अच्छा, अब लेकिन यही जो आपके पास करंट एम्पलीफायर की ये जो ब्लॉक डायग्राम है, अब जब इसने करंट को आउटपुट पे भेजना है
तो ये उसी तरीके से इसकी रेजिस्टेंस हाई होनी चाहिए जिस तरीके से यहाँ पे आपके पास सोर्स के केस में होती थी। जो इस तरह से करंट डिवाइडर इधर लग रहा था, तो इसमें जो है ये सोर्स की साइड पे लगा हुआ था करंट सोर्स, और लोड की साइड के ऊपर लोड पे ये फीडबैक एम्पलीफायर था। तो क्योंकि लोड की साइड के ऊपर फीडबैक एम्पलीफायर आया हुआ था, तो इस वजह से जो है यहाँ पे जो है इसकी रेजिस्टेंस कम थी। अब जो ये वाला केस है ये भी उसी तरह, कॉपी देखें अगर आप इसको मैं उठा के इधर कॉपी कर दूं यहाँ पे, बट डिपेंडेंट सोर्स तो वही चीज बन जाती है। तो इसके अंदर भी ये, अब क्योंकि इस पूरे की ये आउटपुट है, इसको हाई होना चाहिए, और जो ये लोड आपके पास आगे जो आउटपुट लगी हुई है, ये अब कुछ भी हो सकती है, ये बाहर वाले ने डिसाइड करना है जिसने इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो ये इन चीजों को मिक्स ना करें कि वो जी करंट सोर्स की इनपुट, करंट सोर्स की कहां से इनपुट आ गई, करंट सोर्स तो खुद इटसेल्फ जो है वो एक आइडियल उसका मॉडल है। ठीक है, ठीक है सर। चलें। अच्छा, अब जो दूसरा एक कोई क्वेश्चन था वो जरा रिपीट कर दें, मैं उससे रिलेटेड कोई फाइल भी खोलनी पड़े तो मैं खोल दूं। सर हमारे पास जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर होता है उसकी सेकंड स्टेज को जब हम इनपुट देते हैं फर्स्ट स्टेज से, तो फिर सर स्मॉल सिग्नल अप्रोक्सीमेशन जो है वो वैलिड नहीं रहती मेरे ख्याल में, वो एक्सप्लेन कर जी दीजिए। हाँ, जी जी, ये होता है एनालिसिस, जो आपने बात की है ना, इसको कहते हैं एनालिसिस। कि जी हमने यहाँ पे बात की है, सर ने इस तरह कह दिया, अब दूसरी जगह के ऊपर सर दूसरी बात कर रहे हैं, तो या तो सर बात गलत कर रहे हैं, या फिर है कि इसके पीछे कोई ऐसे डेप्थ मीनिंग है जो हमें समझ नहीं लगा। तो इसके पीछे वाकई ऐसा डेप्थ मीनिंग है जो आपको समझ नहीं लगा। टेक्निकली क्या होगा कि यहाँ पे जो है ना, ये मैं कोई ओपन वाला ही ना खोल दूं, नहीं बल्कि यही ठीक है, ये सादा है। अच्छा, तो अच्छा, जो पहला भी एक क्वेश्चन किसी का आया जी, इसमें ग्राउंड तो होता नहीं है तो कैसे होगा, तो जब हमने बायस +15 और -15 के दरमियान में फिक्स करके किया है ना, तो ऑटोमेटिकली सेंट्रल लेवल है वो ग्राउंड के हिसाब से चल रहा होता है। और भी आपने रेजिस्टेंसेस देखनी होंगी तो वो आपको विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड करके नजर आएंगे। क्या आपको ये भी याद होगा कि जब भी रेजिस्टेंस देखते हैं, लेट से मेरे पास ये एक सप्लाई लगी हुई है ±5 वोल्ट की है, 1 ओम है, तो अब यहां पर से रेजिस्टेंस मैं कहूं देखनी है तो कितनी आएगी? वन ओम। तो इसमें 1 ओम किसके हिसाब से है? ये तो डिफरेंशियल हो गई ना इनपुट को सर। ये मैं इसको चलें ग्राउंड कर देता हूं, आप कहते हैं तो ग्राउंड तो रिलेटिव है ना, कहीं पे भी आप उसको कर सकते हैं। तो ये हमारे पास इस साइड से जो है ये 1 ओम की होगी। जब भी आपने ये करनी हो ना, तो याद रखें कि इसको शॉर्ट कर देते होते हैं, सप्रेस कर देते हैं। तो सप्रेस करके विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही आपके पास रेजिस्टेंस नजर आती है सिंगल एंडेड के केस में। जैसे कि ये है, इसकी रेजिस्टेंस आपने देखनी होगी, तो इसको सप्रेस करेंगे तो इधर ग्राउंड आ गया, और उस केस में आपने फिर आगे करना है। तो ये फिर वो बड़ा एक इनवैलिड आपने आर्गुमेंट दिया था कि सर अगर ग्राउंड नजर नहीं आ रहा, सप्लाईज लगी हुई हैं खाली, तो हम कैसे ग्राउंड तक का आ जाएंगे? ठीक है, वो जो पहला पॉइंट था वो आपको क्लियर हो गया, जिसने भी पूछा था? जी सर, वो सर थोड़ा सा ख्याल नहीं था रहा कि हम जो 15 वोल्ट ले रहे हैं -15, ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। हाँ, तो वो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अगर नहीं भी है ना, तो वो भी इतना कोई इशू नहीं है। वो आपको ये पता होना चाहिए कि उनको सप्रेस कर देना जब भी रेजिस्टेंस देखनी है। जब रेजिस्टेंस देखनी है, इसको सप्रेस किया, तो ये विद ग्राउंड इधर हर जगह ग्राउंड आ गए, आपको तो बेतहाशा ग्राउंड मिल जाते हैं। अच्छा, दूसरा जो अभी क्वेश्चन आया था, ये भी बड़ा एक अच्छा क्वेश्चन है आपका, कि जी हम यहाँ पर से इनपुट देते हैं, पहली स्टेज का अच्छा खासा गेन हो जाता है, लेट से 100 करके जो है ना इसका गेन है पहली स्टेज का, दूसरी स्टेज का भी 100 गेन है। ठीक है, पहली स्टेज का 100 गेन है, दूसरी स्टेज का 100 गेन है, और फिर आगे जाके आउटपुट आपके पास आ रही है। तो हम जो कह रहे थे कि स्मॉल सिग्नल अप्रोक्सीमेशन क्या सेकंड स्टेज की इनपुट पे वैलिड भी रहेगा
अगर हमने यहाँ पर से सिग्नल बहुत ज्यादा दे दिया, तो चीज ये है कि जितना इसका ओवरऑल गेन है ना 10,000, ठीक है, आपको पता होगा कि इस गेन के हिसाब से आपको ये अगर स्मॉल इनपुट वोल्टेज देते हैं लेट्स से 1 मिली वोल्ट की, मेरा माउस क्यों सही नहीं चल रहा, 1 मिली वोल्ट की आप इनपुट देते हैं, 10,000 गेन है, आउटपुट क्या आएगी ओपन लूप के अंदर? 10 वोल्ट सर। 10 वोल्ट आएगी। चलें ऐसे करते हैं, इसको 10 मिली वोल्ट कर लेते हैं, मैं जो एग्जांपल देना चाह रहा हूँ। 10 मिली वोल्ट होगी तो कितनी आउटपुट आएगी? 100 हो जाएगी सर। 100 वोल्ट आएगी। पर बायसिंग किस रेंज में की हुई है आपने? +15 से -15। तो अगर आप इसके ये इंटरनल ना भी देखें और ये इसको एक बड़ा सा माउस मेरा नहीं एक तो सही चल रहा, एक इसको ना काफी बड़ा सा ये इस तरह से ब्लॉक बना के और उसकी आउटपुट है उस हिसाब से देखें, तो ये इशू क्या आपके पास सैचुरेशन वाला नहीं आ गया जो आपने ओपेम्स का पढ़ा हुआ था? वही हो गया ना इशू। क्या आउटपुट क्या होगी कि आपने ये 10 मिली वोल्ट का था तो वो आउटपुट पे जाके जो है वो 100 पे जाके कट, वो सैचुरेशन एक तरह की आ गई, और फिर इस तरह से करके ना ये ऐसी आउटपुट आपके पास आ रही होगी। इनपुट आपने जो दी थी वो इनपुट आपने दी थी जनाब इस तरह करके ना साइनोसॉइड, लेकिन आउटपुट उस पर इतनी चाहिए थी कि ये +10 वोल्ट और -10 वोल्ट पे कट गया। तो आपके ख्याल में अगर नॉन आइडियलिटी उधर आई है तो वो कहां से आएगी? वो इसी वजह से आई है कि यहाँ पे ये एक तो नॉन लीनियर है और इनपुट वोल्टेज इतनी ज्यादा होगी कि ये सैचुरेशन और कट ऑफ तक पहुंच गए। ठीक है, तो जो आपने वो पढ़े नहीं हुए हैं कि जो हमने ओवरऑल ओपेम्स की रियलिटी में जो लिमिटेशंस हैं वो पढ़ी थी, तो वो लिमिटेशंस ये इन्हीं मसाइल से मिलके बनती हैं ना, तो हम कहते हैं कि जी वो एग्जिस्ट करती हैं। अगर ये मसले ना होते तो हम ना कहते कि उधर लिमिटेशन है, पहली चीज। तो दूसरी चीज क्या है कि इनको इस्तेमाल करते हैं आमतौर पे आप फीडबैक के अंदर। फीडबैक में क्या होगा कि जी एक ये रजिस्टर मैंने इधर से लगा दिया ग्राउंड में, नहीं इसको मैंने इधर से उठा के एक जनाब रजिस्टर लगाया, उसका नाम मैंने रख दिया RF, उसको मैंने कर दिया नेगेटिव टर्मिनल से, और नेगेटिव टर्मिनल के साथ एक और मैंने रजिस्टर लगा दिया ग्राउंड के साथ। इसको मैंने कह दिया जनाब ये R1 है, इसको मैंने ऊपर को कह दिया कि जनाब ये R2 है। तो उस केस में जब ये पूरा ऑप एम्प इस तरह से काम कर रहा है तो हमारे पास ओवरऑल जो गेन है क्लोज लूप, अच्छा ये पॉजिटिव के ऊपर ना यहाँ पे मैं इनपुट प्रोवाइड कर रहा हूँ GV, तो वो जो ओवरऑल गेन है वो हमारे पास आ जाएगा जनाब, ये बन गया आपके पास नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। वन प्लस चीज, अब ये ना मैं कॉन्सेप्ट आपके मिक्स नहीं करना चाह रहा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि यहीं से चीजें वो बनी हैं जो आगे आपको वो एक ट्रायंगल सी बना के बता दिया गया था। अच्छा आगे फर्दर क्या चीज है, जैसे आपने कहा था कि सर वो सैचुरेट नहीं होता, तो जब हम ये सारा का सारा काम कर लेते हैं तो आपको ये भी पता होगा कि हम एक चीज लिखते थे कि V आउटपुट इज इक्वल टू A टाइम्स V प्लस माइनस V नेगेटिव। क्या ये चीज ट्रू है? मैं किसी स्टूडेंट को भी टीच कर रहा हूं या मैं वैसे बैठा हूं? जी सर लिखते तो हम ऐसे ही हैं। हाँ लिखते ऐसे ही हैं। अब अगर ये वाला एम्पलीफायर है तो A की क्या वैल्यू है? अभी हमने निकाला था कुछ देर पहले। 100 100 कहाँ थी? 100 इसकी है, 100 इसकी है, और टोटल देखें तो 10,000 थी। 10,000 ऐसे ही है। हाँ आपको ये भी ओपेम्स का पता था, जो वोल्टेज इधर हम दे रहे हैं लेट्स से V इनपुट है, तो यहाँ पे जो वोल्टेज आएगी ना वो हम इससे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वो वोल्टेज हमारे पास V इनपुट अगर हमने यहाँ पे अप्लाई की है तो यहाँ पे भी तकरीबन आपके पास जो है वही V इनपुट के करीब ही वोल्टेज आएगी। तो इस रिलेशन से हम कैसे निकालते हैं
इसको हम लिख देंगे 10,000। V प्लस की जगह हमने डाला है VI, और ये जो नेगेटिव है वहां पे हमारे पास है -V नेगेटिव। तो इधर से हम V नेगेटिव के ऊपर वोल्टेज हम जो है वो चीजें निकाल सकते हैं। पर ओवरऑल क्या चीज है कि इन दोनों के दरमियान में जो एक्चुअल वोल्टेज जो आगे मूव करेगी वो होगी V आउटपुट डिवाइडेड बाय A, जो कि है 10,000। ये बात ठीक है? ठीक है। अगर आपके पास V आउटपुट इतनी होगी तो आपने बेशक इधर जो है ये 10 वोल्ट भी अप्लाई किया है ना, तो जो डिफरेंशियल इनपुट जो अंदर जा रही है वो आपके पास आउटपुट अगर जो है लेट्स से आउटपुट जो है वो 10 वोल्ट के ऊपर है, तो 10 डिवाइडेड बाय 10,000 का मतलब है 10 वोल्ट को 10,000 पे करें तो तकरीबन 1 मिली वोल्ट आ जाता है मेरे ख्याल में। तो जो इनके दरमियान में ये VID जो आपके पास आता है ना, वो 1 मिली वोल्ट का आता है। जब आप फीडबैक में यूज कर लेंगे ना इसको, तो वो ऑटोमेटिकली इसके अक्रॉस डिफरेंशियल इनपुट को ही रिड्यूस कर देगा। हमने यही चीज पहले पढ़ी थी। ये जो VID इनके दरमियान में डिफरेंस है, जब फीडबैक लग जाएगा तो वो रिड्यूस हो जाएगी, और उस केस में आपके पास ये तमाम स्टेजेस के अंदर जो है वो तकरीबन, ये तो मैंने वैसे 10,000 के साथ, एक्चुअली इससे भी बहुत बड़ी वैल्यू होती है, जिसकी वजह से ये बड़ा हाई लेवल के डिजाइन लेवल का कॉन्सेप्ट था कि जो आप वो डब्बे ट्रायंगल्स बना के फीडबैक से बातें कर रहे थे, वही सारा कुछ यहां पे भी आपके पास होता है। इसकी वजह से जो है वो हमारे पास सेकंड स्टेज जो है वो नॉन लिनियरिटी के अंदर नहीं जाती, और जिस केस में अगर ओपन एंडेड आप यूज कर रहे हैं तो उस केस में नॉन लिनियरिटी में डेफिनेटली जाएगी, और आउटपुट आपको हमेशा नजर भी सैचुरेटेड आती है। समझ आ गई? तो गेन इनका हाई होता है, या तो बहुत कम आप इनपुट दें, वरना फीडबैक के साथ यूज करें। और जब फीडबैक के साथ यूज करेंगे वो खुद ब खुद फीडबैक इटसेल्फ आपका ये इतना इसको रिड्यूस कर देता होता है इनपुट को, कि आपके पास सेकंड स्टेज के ऊपर लिनियरिटी मेंटेन। और कोई क्वेश्चन? ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था, मैंने कोशिश की है कि मैं ना जितना उसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकूं तो मैं कर दूं। आई होप आप लोगों को इसकी कोई ना कोई समझ लग गई होगी। जी बता दें। ठीक है, क्लियर हो गया आपका कॉन्सेप्ट? जी सर, ये तो क्लियर है, लेकिन अगर हम हमारा जो इनपुट जो डिफरेंशियल इनपुट को वो खुद ही रिड्यूस कर देगा, तो फिर हमें इतना ज्यादा गेन वाला एम्पलीफायर यूज करने का फायदा क्या होगा? वो ये हुआ कि आपने फीडबैक के अंदर उसको यूज कर लिया, और फीडबैक में यूज करने से आपको बैंडविड्थ एक्सटेंशन मिल गई। रुके, ये भी मैं लेक्चर्स में दिखाऊं। ये जो क्वेश्चन है ना, ये हैं पूछने वाले क्वेश्चन जो इधर ये पूछ रहे हैं। में उससे फिर इस्तेमाल करने का फायदा क्या हुआ? पहला फायदा क्या हुआ कि हमने जब फीडबैक के थ्रू अचीव किया तो हमें ये बैंडविड्थ एक्सटेंशन मिल गई, जो आपने अभी पढ़ा नहीं है, लेकिन बैंडविड्थ का भी आपको फायदा हो गया। दूसरी बात क्या हो गई कि ये जो पहले गेन आपको मिल रहा था ना, ये अनस्टेबल था। आप कहते थे कि जी बड़ा अच्छा गेन मिल गया, पर वो जो है अनस्टेबल किस्म का गेन था, उसको यूज नहीं कर सकते थे। तो अब आपको जो है ना, ये फीडबैक की वजह से वो स्टेबिलिटी मिल गई, तो ज्यादा एम्पलीफायर का इस्तेमाल करके दोबारा फिर गेन को रिड्यूस करके ये फायदे आपने हासिल कर लिए। और क्या आपको फायदा हुआ? बाकी किधर हैं फायदे? पिछली स्लाइड में होने या एंड पे होंगे इसके। पिछली स्लाइड में है, सॉरी।
नहीं, ये मैं पहले भी एक दफा ढूंढता रहा था, ये मुझे जो है ये फीडबैक एम्पलीफायर्स की स्लाइड के अंदर है, क्योंकि इधर तो हम थोड़ा बहुत वैसे देख रहे थे ना, तो अब ये फीडबैक के फवाइद के अंदर जो है ना यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया। फायदा क्या होगा फीडबैक का? हाई एम्पलीफायर का बना के आप फीडबैक इस्तेमाल करना चाहते हैं, ठीक है। उसमें आपको क्या फायदा हुआ? पहला फायदा तो ये हुआ कि आपके पास गेन डी सेंसिटिविटी। अब जो ए है ना, ये आपके पास जब बहुत हाई गेन आपने अचीव किया हो, ये नॉर्मल, वो स्टेबल नहीं होता। जब आप उसको जो है ना, अब ए की वैल्यू को आप 1% अगर चेंज करें ना, और आपने ओपन लूप में रखा होता, बहुत ज्यादा आपके आउटपुट पे फर्क पड़ जाना था। पर अब इधर क्योंकि ऊपर भी 0.1 है, नीचे भी 0.1 है, तो ये स्टेबिलिटी अचीव हो जाती है। दूसरी वजह, हमने हाई गेन के पास जो है बैंडविड्थ की एक्सटेंशन। तीसरा आपके पास जो है वो बात ही नहीं की, ये इन सारों के एंड के ऊपर है। यहाँ टच लिखा नहीं है, ये मैं ख्याल में स्लाइड एक आध कोई इधर से मिसिंग है। जो तीसरा आपके पास फायदा है वो आपके पास है कि जो इनपुट इम्पीडेंस है, आर इनपुट, वो आपके पास बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। चौथा फायदा क्या है आपके पास? ये तीसरा फायदा था। चौथा फायदा आपके पास क्या है कि एक हाई गेन का एम्पलीफायर बना के फीडबैक में उसका गेन रिड्यूस करने का, क्या आपके पास जो आउटपुट रेजिस्टेंस है वो उसकी रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। तो ये चार फायदे इतने मेजर फवाइद हैं इसके, कि इस्तेमाल ही फीडबैक में करते हैं, हाई गेन का बनाते हैं और फीडबैक में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये बड़ा एक क्रिटिकल ये हो सकता है, ये पूछा जाए, ये तो पेपर वाला बड़ा अच्छा एक क्वेश्चन है कि जी ये आपने सारा कुछ ये इतना कर लिया, पूरा कोर्स पढ़ लिया, फीडबैक शुरू से लगे रहे, मेहनत करते रहे कि जी अच्छा एम्पलीफायर बने, वो इतना अच्छा बनाते बनाते इतना हाई गेन ले लिया, और एंड पे जाके दोबारा उसको हाई गेन को रिड्यूस करके फीडबैक पे आ गए, तो फायदा क्या हुआ? ये बहुत एक अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है जी सर। जी। और कोई क्वेश्चन? बेसिकली पिछले शायद एक आध कोई पास्ट पेपर्स के अंदर मैं ये क्वेश्चन पूछता रहा हूँ, पर डायरेक्ट इस तरीके से नहीं। लेकिन ये आपने बड़ा अच्छा लैब में एक्सपेरिमेंट कर लिया हुआ है ये खुद से बना के, डबल स्टेज एम्पलीफायर और फिर फीडबैक में यूज करके? जी सर, लैब एक्सपेरिमेंट सारे परफॉर्म कर लिए। इसमें क्या गेन आया था आपने जो ये इस तरह से परफॉर्म किया था? कौन कौन सी स्टेजेस मिला के बनाया था? सर अभी एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन हमने ऑपरेशनल एम्पलीफायर को यूज करके बनाया। नहीं नहीं, ऑपरेशनल एम्पलीफायर के अलावा एक आता था, उसमें ट्रांजिस्टर्स को जो है इस्तेमाल करके बनाना था। जी सर, ट्रांजिस्टर यूज किए थे दो हमने। दो आपने यूज किए थे, उनसे गेन ज्यादा बना के फिर आपने फीडबैक भी इस्तेमाल किया था ना फीडबैक में? सर दो सर्किट बनाए थे, एक फीडबैक के बगैर था और एक फीडबैक यूज करते हुए। हाँ, तो उनमें से फर्क फर्क क्या आपने ऑब्जर्व किया था, क्या डिफरेंस था उनमें? सर वो सारा डॉक्यूमेंट फाइल में लिखा हुआ है। या खुद भी कुछ ऑब्जर्वेशंस होती है ना, अगर बंदे ने किया हो, कोई चेंज नहीं नोट की, कुछ यूनिक चीज नहीं देखी उसमें कि क्या हुआ, रिजल्ट क्या बना? सर वो दरअसल में हम यूनिवर्सिटी बैठ के वो परफॉर्म किया था ना एक्सपेरिमेंट, इसलिए जल्दी जल्दी में सारा कुछ डॉक्यूमेंटेशन में लिखा हुआ है, लेकिन अभी ओवरऑल याद नहीं है कि क्या क्या डिफरेंस है। बिल्कुल सही। इसी तरह का बास केसेस में पीसी को भी जवाब देने की लोग कोशिश करते रहे हैं, पीसी वाले कभी भी इस तरह की चीज पे मानते नहीं है। लेकिन चलें, ठीक है, ये है कि जो भी इस तरह से किया हो ना, उसी वक्त डॉक्यूमेंट करने की आप आदत बनाएं, ठीक है। हमने भी इसी तरह करके ये हमारी मैं वही कंपेयर हमेशा दोनों चीजों को करता रहता हूँ कि इसी तरीके से जो है ना, ये सवाल और जवाब उस केस में भी होते हैं। तो हमने तो अपना जो था ना, हमने तो सारा प्रिपेयर करके फौरन
जैसे ही कोई काम हो उसी वक्त आप उसको डॉक्यूमेंट और पूरा करके फिर उठें। ठीक है, चले ठीक है, फिर और कोई क्वेश्चन है तो वो आप पूछ सकते हैं। सर इसकी प्रैक्टिस के लिए जो आपने स्लाइड जो हमारा कोर्स है सर उसके लिए क्वेश्चन सजेस्ट करना है। मैंने पूरी बुक डाली हुई है, बुक के अंदर क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस हैं। सर वही ना, बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, हमें ये नहीं समझ आती क्या कर रहे आप 2-4 तो उसमें से करें ना। मैं सर जो एंड प्रॉब्लम क्वेश्चन है या जो ये कोई है बुक के अंदर से मैं वहीं से कोई ना कोई क्वेश्चन लेके उसको करूंगा, लेकिन मैं वैल्यूज और सब कुछ एलिमेंट्स इस तरीके से चेंज कर दूंगा कि कंप्लीटली यूनिक किस्म का जो है ना वो क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो आप अगर एंड प्रॉब्लम्स की तैयारी कर लें तो वो काफी हद तक आपको जो है इस चीज में असिस्ट कर सकता है। सर एंड प्रॉब्लम्स का अब प्रॉब्लम ये है आप कि सारे नहीं करना, अब सारे नहीं आप कर सकते, तो आप ऐसे कर सकते हैं कि अपने तौर पे डिवाइड कर लें कुछ स्टूडेंट्स कुछ सारे के सारे सर वॉइस इशू आ रहा है। मेन चीज है कि कॉन्सेप्ट और वो सारा आपको वो हर चीज का वो दिया गया, उससे रिलेटेड ही आगे क्वेश्चंस आने हैं चीजें। जी सर काइंडली रिपीट कर दें, आपकी वॉइस नहीं थी आ रही। सवाल पूछें दोबारा जो आपने पूछा था। एंड प्रॉब्लम के बारे में बात हो रही है सर, वो आवाज से वॉइस ब्रेक होगी सर। जी जी, मैंने यहाँ पे कहा था कि जो एंड प्रॉब्लम्स है ना, मैं उन्हीं में से क्वेश्चंस, मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस उन्हीं में से लेके उनको completely अल्टर कर देता होता हूँ। ठीक है, रेजिस्टेंसेस चेंज कर दी, सप्लाईज चेंज कर दी, वो जब इतनी अल्टरेशन हो जाती है ना, तो उसके बाद जो है ना वो मतलब बुक वाला रहता नहीं है। लेकिन अगर आपने बुक वाला किया हो तो आपके कुछ ना करने से तो वो चीज बेहतर है ना, तैयारी हो जाए। ठीक है, सर एंड प्रॉब्लम्स का सिर्फ ये इशू आता है उसमें हमें ना आंसर्स नहीं सर उसका पता लगता है, हमें ये कंफर्म नहीं होता कि हमने क्वेश्चन ठीक किया है या नहीं। सिर्फ ये प्रॉब्लम आता है, बाकी एंड प्रॉब्लम्स तो आप ऐसे काफी करें, ज्यादा। आप ऐसे करें। ठीक है, अब कितने स्टूडेंट्स हैं आप लोग, अपने तौर के ऊपर जब तैयारी करनी है तो आप डिवाइड कर दें, 2-2 या 3-3 स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने तौर पे जो है डिफरेंट जो है ना वो एक ही प्रॉब्लम को करें, और एंड पे जो रिजल्ट आता है उसके ऊपर डिस्कस करें। अगर आपस में भी नहीं वो मामला सुलझता फिर मेरे पास लें। और है कि ये जितने प्रॉब्लम्स है ना, अब 3 कोई स्टूडेंट जो है वो कोई 5 प्रॉब्लम्स के ऊपर ना वो करें हर एक, और अब बाद में कंपेयर कर ले। इसी तरह बाकी कोई 3 स्टूडेंट्स हैं वो अलग अलग बैठ के 5 दूसरी प्रॉब्लम्स कर लें। तो इस तरीके से सारे जब करते रहेंगे, एंड पे जब आपको सही रिजल्ट्स वाला भी पता चल जाता है, वो एक इकट्ठे जगह पे पूल करें, कैम स्कैनर हर चीजों का पता है, और वो बाकी सारे स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर दें कि वो भी उसको देख के तैयारी कर लें कैसे ये करना है। पर एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो आपने की हो ना। आप बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं करेंगे सीधा आ जाएंगे तो फिर तो कुछ भी नहीं। अब मतलब कि असाइनमेंट में मैक्सिमम किया है वो भी मैंने देख लिया किस तरह से किया। बाकी मैंने मैनुअल दिया था, उसमें ओपैम्प की शायद हैं एंड प्रॉब्लम्स की हुई। अच्छा, ओपैम्प पे बहुत मैं कॉम्प्लेक्स लेवल तक नहीं इतना जाऊंगा। ठीक है, वो तो एंड के ऊपर बहुत सी कॉम्प्लेक्स लेवल तक की भी प्रॉब्लम्स हैं। बीजेटी वाले के ऊपर थोड़ा ज्यादा है, ओपैम्प में थोड़ा ज्यादा जो है ना ये जैसे थ्योरेटिकल और इन एस्पेक्ट्स के ऊपर है। डिफरेंशियल एम्पलीफायर्स एक बहुत कॉमन चीज है जो कि पूछी जा सकती है, करंट मिरर से रिलेटेड पूछा जा सकता है। ओपैम्प के जो है कॉन्फ़िगरेशंस का, नॉन आइडियलिटीज, लिमिटेशंस का, फीडबैक के साथ क्या फायदे होते हैं, फीडबैक कॉन्फ़िगरेशन के को देखने का, तो इस तरह की चीजें पूछी जा सकती हैं।
ठीक है। जी सर ठीक है। अब क्योंकि जी सर। जितनी 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 एंड प्रॉब्लम्स है ना, अब आप ये तो एक्सपेक्ट ना करें कि टीचर वो सारी बैठ के जो है लेक्चर्स के अंदर सॉल्व करेगा। सॉल्यूशन किया हुआ जो है वो मैंने मैनुअल, बल्कि वो सॉल्यूशन मैनुअल भी एक शेयर किया था, जहां पे आपको फिर टीचर मेन आपको कंटेंट्स और वो सारा करेगा, ट्यूटरिंग सेशंस करेगा। जैसे अभी का था, कोई प्रॉब्लम इस तरह की हो, मैं सॉल्व करके किसी और टाइम पे हो, मैं सॉल्व करके वो उस तरह से कर देते हैं। ठीक है, वो सैंपल उठा के करने होते हैं। पर आप कहें कि हम खुद से कुछ भी ना करें, कोशिश भी ना करें, स्टार्ट भी ना करें, तो सुन हो गए हैं। तो आपको अब पता होना चाहिए कि कुछ जिम्मेदारियां वो एज स्टूडेंट्स आपके ऊपर खुद में होता था कि एकेडमियों में सब दे के कि जी ये कर लें, इसी में से आना है। इधर थोड़ा आपको भी ये पास्ट पेपर्स ये सारे पकड़ के जी उसी में से आना है, तो इधर आपको खुद भी थोड़ा जो है वो कंटेंट्स के हिसाब से देख के तैयारी और सारी चीजों की करनी पड़ती है। ठीक है, जो किसी प्रॉब्लम का मसला होगा वो पहले भी पिछले मतलब एलसीए के अंदर या उससे पिछले साल ईसीडी में शायद था या कहीं पे, तो वो स्टूडेंट्स जो हैं वो मुझे पूछते रहते होते। अब है कि आप सीआर को जो है ना, अगर किसी जगह प्रॉब्लम आती है वो पेज का स्कैन करके सीआर को दे दें और हाईलाइट पेज के ऊपर आपने कि ओके जी यहाँ पे सर मसला है, उसका वहां जो है वो व्हाट्सएप के ऊपर ही जवाब दे के भेज दूंगा। ओके सर ठीक है। ठीक है ना, ताकि जहां पे हो रहा है तो वो इस तरीके से, अब वो उतना टाइम, अब मैंने मसलन आपके एग्जाम्स का भी चेक करना है, मैंने वेटिंग भी बाकियों की करनी है, और जो है वो मैंने अपना अभी पीसी का भी कुछ ना कुछ दोबारा आ जाना है चीजों का। ठीक है, रिसर्च वाला वो मेरा अभी तक नहीं काम हो सका, और जुलाई तक मैंने पेंडिंग कर दिया हुआ है। तो वो सारा कुछ भी करना है। मैं सारी प्रॉब्लम्स तो नहीं इस तरह से सॉल्व करके आपको दे सकता। जहां जहां इशू आएगा वहां वहां पे मैं अवेलेबल हूँ, टीचर है ही इस काम के लिए। लाजमी नहीं है कि जी लेक्चर हो रहा हो तो फिर ही वो टीचर है, वो हर वक्त टीचर है, आप जब पूछेंगे वो बताने के लिए है उसको। लेकिन फुल फ्लैश्ड ऐसे नहीं लेक्चर्स नहीं मैं इतनी सर, ज्यादा सर और कर ये सकता। नहीं सर, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग का नहीं था, कहा कि सिर्फ यही ये रिक्वेस्ट थी कि आप ना एक एक दो प्रॉब्लम सजेस्ट कर देते ना, तो फिर हमें अंदाजा हो जाता कि किस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है फाइनल में। असाइनमेंट आपने की है ना यार, मैं आपको जी सर की है। सीधा काम करता हूँ और आसान काम करता हूँ। मैं आपको जो है ना पास्ट जो पेपर कोई एक आध है ना वही मैं सीधा पकड़ा देता हूँ, उसको देख लें, फिर मैं नया इस बार बना लूंगा डिफरेंट करके। वो वैसे भी मैंने डिफरेंट ही करना होता है। जी सर ठीक है। सर कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे कि डेट शीट री नहीं होनी है, क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक पेपर और एक छुट्टी हो, इससे ज़्यादा अच्छी तैयारी हो जाएगी? काइंडली वो भी बता दें। नहीं, यूनिवर्सिटी के एकेडमिक कैलेंडर में गुंजाइश नहीं है। ओके सर ठीक। यूनिवर्सिटी ने जो एकेडमिक कैलेंडर दिया ना, हम दिया कि अपना कंडक्ट करा लें, अब हम और ही ज्यादा चौड़े हो जाए ना तो वो फिर आगे से हमें ये भी नहीं मिलना। ठीक है सर।
अच्छा जी, तो ये ना पास्ट पेपर्स का मैंने आपको जो है ना अभी ये वो ऊपर ना वाटर मार्क डाल के मैंने दिया है, ताकि वो फिर ऐसे ना हो कि कोई समझे जनाब ये वाला पेपर लीक हो गया। तो उसके ऊपर है कि जी ये पास्ट पेपर ही है और प्रिपरेशन के पर्पस के लिए खाली जो है ये दिया जा रहा है। तो लेकिन इससे इतना फायदा कोई नहीं आपको होना, क्योंकि इस बार सारी चीजें तकरीबन चेंज हो गई हैं। इस बार मिड का भी क्वेश्चन आना है, CLO2 का भी क्वेश्चन आना है, ज्यादा मतलब के पोर्शन का आ सकता है। लेकिन है कि अगर 2 कागज कोई मिल जाए आपको जो कि असाइनमेंटों में भी मिले हुए हैं और उससे आपकी तसल्ली हो जाए कि जी हमें हमें जी कुछ मिल गया है इसके अंदर, तो चलें आप ले लें इसमें, और फायदा कोई नहीं है इसका। ठीक है, जी सर ठीक है। ठीक है ना। तो ये बस आपका जो है राजी करने के लिए मैंने दिया, और कुछ नहीं आपको इसमें से मिलना। मतलब ना पढ़े तो इसको। ठीक है फिर, पढ़े ना पढ़े सर देख लें कि टाइम कितना होता है, किस तरह पार्ट होते हैं। इस बार मैंने पार्ट्स भी थोड़े रिलेटिवली डिफरेंट तरीके से बनाने हैं। मिड वाली स्ट्रेटजी अच्छी थी, क्वेश्चंस थोड़े ज्यादा होने हैं, MCQs का भी होना है, तो वो फर्क है जी। सर जो CLO2 का पोर्शन है वो मिड में भी लाई करता है, मिड से पहले वाला सिलेबस में, तो फिर फाइनल में मिड जो CLO2 का मिड में पोर्शन है CLO2 वो भी हमने इंक्लूड पढ़ाया होगा। ही, CLO2 हमने पढ़ाया ही आपको मिड के बाद है। मिड आपका जो हुआ था उस वक्त तो पढ़ाया ही कुछ नहीं था। कोर्स आउटलाइन अब रिवाइज करके फाइनल जब मैं जमा कराऊंगा तो मैं उसी तरीके से जमा कराऊंगा कि जी हम मैंने ओके सर। पढ़ाया ही नहीं कर सकता हूँ पहले। ये नोट नहीं किया आपने ये चीजें नहीं फॉलो सॉरी करनी वो होती है ना इस कंफ्यूजन हो तरह। गई थी इसलिए मैंने कहा चलो मैं कंफर्म कर ली सर से। हम्म, ठीक है, ये मिल गई हैं फाइल्स। जी सर मिल गई सर। जी मेरे सर। तो फाइनल हाँ, तो इसमें थ्योरेटिकल ज्यादा है। इस बार मैंने ऑब्जेक्टिव लेने हैं। हो सकता है मैं थ्योरेटिकल पोर्शन ऑब्जेक्टिव में पूछूं तो इधर सिर्फ आपको प्रॉब्लम्स ही मिल रही हो, 4 प्रॉब्लम्स जो आपने सॉल्व करनी है। तो ठीक है फिर, अब जितने आगे हैं स्टूडेंट्स आगे हैं, बाकी अल्लाह तवक्कल। जो असाइन इस हिसाब से जो है मैं वो अटेंडेंस का कर देता हूँ, क्योंकि मैं किसी ऐसे स्टूडेंट की अटेंडेंस नहीं लगाना चाह रहा जो कि छोड़ के चला गया हो। ठीक है, वो आ ही नहीं रहा तो मैं जनाब सारों की भी नहीं मैं लगा सकता। तो मेरे पास बस यही ऑप्शन है कि जितने स्टूडेंट्स आ जाते हैं मैं उनको कंसिडर करके अटेंडेंस मार्क कर दिए मैंने। अ, ये- इसका 28 पिछली थी तो ये होगी 29, लेक्चर 29 और 30 की। 029 आज क्या डेट है? 27। 27 06। मैं देखूंगा इसी डेट पे डालें या हो सकता, खैर देख लेंगे जो भी आता है। चलें जी, ठीक है फिर लेक्चर आपका यहाँ पे फिनिश करते हैं। ओके सर ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज। ओके सर। ओके अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज।